ठीक है, शुरू करें क्लास। आज मैं कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, ठीक है। हाँ, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास में। उसके अगले में करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो 3-4 जो चैप्टर तुम्हारे 12th के बच रहे हैं उन्हें खत्म करके फिर दोबारा 11th का चैप्टर उठाऊंगी। सारे बच्चे हो? तुम्हारी जनता घटती जा रही है भाई, कैसे? आंचल, आरुष, आर्यन, गौरव छुट्टी पे है, राहुल, रविंदर, संदीप, सिमरन, सौम्या, विशाल। अनुज नहीं आता क्या अब? विशाल, कैसी प्रिपरेशन चल रही है बेटा? मैम अभी तो केमिस्ट्री कर रहा था। फिजिक्स कब करोगे आप? आपको शायद फिजिक्स में इशू रहता है ना विशाल? यस मैम। आपको फिजिक्स में जो भी चैप्टर ऐसा लगता है ना कि जहां पर आपको दिक्कत आ रही है, आप मुझे टैग करके पूछ सकते हो अपने ग्रुप में, ठीक है। ऐसे कोई घबराने शर्माने की बात नहीं है। जहां आपको कुछ टॉपिक समझ में ना आए, मुझसे कनेक्ट कर लिया करो। ठीक है मैम। ठीक है, स्क्रीन शेयर्ड है भाई, फटाफट करते जाओ। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, पूरा 2024 का पेपर करना है, करिए। तो मनीषा, क्या आंसर आ रहा है इसका? मनीषा बताएगी इस वाले क्वेश्चन को। हम्म बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार करा भी चुकी हूँ। करेंगे सब बच्चे? क्या आंसर आ रहा है? हम्म बोलिए। ये ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस बढ़ती जाती है ऐसे, ठीक है। बट ध्यान से देखो, ये है तो ए प्लेट और ये प्लेट बी, यानी जो स्टेप वाइज प्लेट बढ़ रही है वो हिस्सा तो एक ही प्लेट का है, ए प्लेट का। तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा कैपेसिटेंस C1 बना है, ये सपोज कैपेसिटेंस C2, और ये जो कैपेसिटेंस C3 बना है ये सेम प्लेट से बना है, दैट मीन्स हर कैपेसिटर का पोटेंशियल विल बी रिमेन सेम। यस, पोटेंशियल विल बी रिमेन सेम। सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं सी इक्विवेलेंट निकालने जाऊंगी तो ये सब किस में आएंगे? पैरेलल में। अब पैरेलल में कैसे करते हैं? इनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, करेक्ट। तो C1 का क्या हो जाएगा? एरिया। देखो अब बात सही आई ना? देखो मेरे पास ये पूरी एक प्लेट है, बस इसको क्या किया है, इसको थोड़ा लेडर शेप में बना दिया है। सपोज इसकी लेंथ L है, इसकी थिकनेस जो होगी, इसकी थिकनेस कुछ B मान लो, ये इसका एरिया बनेगा लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ इतना पोर्शन कट किया है, देखो मैं कितने से दिखा रही हूँ, सिर्फ इतना पोर्शन लिया है, तो ये पोर्शन का लेंथ आधा, 1/3 हो गया ना लेंथ। तो लेंथ शुड बी 1/3 और थिकनेस तो सेम ही रहेगी, यानी बी। तो यहाँ पर एरिया कितना आया? यहाँ पर आपका एरिया A/3 हो गया, जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो लेंथ का 1/3 होने की वजह से एरिया शुड बी 1/3। तो A/3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस A/3 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड वाले का डिस्टेंस देखो 2D हो जाएगा,
2D। प्लस ए एप्सिलॉन नॉट बाई 3, दूसरे वाले का डिस्टेंस 3d हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तीन, 6 और 9 का देख लेना क्या बनेगा। 18 बनेगा मेरे हिसाब से, तो देयर शुड बी आंसर सेकंड, है ना, सेकंड आंसर होना चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10, 11 आ गया ना, 11/18 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो दिस वन इज वेरी इजी। सेकंड बताइए, सेकंड वन बताओ, ईमानदारी से करेंगे सब बच्चे। बल्ब और कैपेसिटर को एसी में कनेक्ट कर दिया है और डाइलेक्ट्रिक लगा दिया अगर मैंने कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो बल्ब के ग्लो के साथ क्या होगा। देखो, बल्ब का ग्लो किस चीज पर डिपेंड करता है भाई, किस पर डिपेंड करता है, करंट पे। ठीक है, कि सर्किट का जो करंट है वो कितना है, यानी बल्ब से पास होने वाला करंट क्या है। अगर करंट बढ़ेगा तो ग्लो बढ़ेगा, अगर करंट घटेगा तो ग्लो घटेगा। ठीक है, तो अब तुम्हें फाइंड करना है करंट। देखो क्या होगा, बताओ क्या होगा जी। हाफ। सिमरन बेटा जी क्या होगा। मैम इंक्रीज हो जाएगा। देखो, ये कुछ इसका कैपेसिटेंस एक्सी होगा, कैपेसिटर का बल्ब है, बल्ब का मतलब ही क्या है कि ये रेजिस्टेंस है कुछ चीज का, इसका मतलब मेरे पास ये एक्सी सर्किट बन गया, एक्सी कह रही हूँ सॉरी, आरसी सर्किट बन गया है ना, ये आरसी सर्किट बन गया मेरे पास। तो आरसी सर्किट में अगर मैं करंट की बात करूं, आई नॉट किसके बराबर होगा, वी नॉट अपॉन जेड, और जेड किसके बराबर है, आर स्क्र प्लस एक्सी का स्क्र। और अगर तुमने किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में, अब एक्सी की वैल्यू देखो क्या है, एक्सी क्या है भाई, एक्सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा c। लेकिन कैपेसिटर की प्लेट में जब मैं डायरेक्ट्रिक रखूंगी तो मेरा कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, c डैश विल बी k टाइम्स ऑफ c। तो यानी एक्सी क्या हो जाएगा, न्यू एक्सी 1/ओमेगा kc। तो यानी एक्सी घटा या बढ़ा, देखो ये वाली 1/ओमेगा kc, ये वैल्यू बढ़ी, ये वैल्यू बढ़ी, तो एक्सी क्या होगा, एक्सी घटा कम होगा, होगा। एक्सी कम हुआ होगा, दैट मीन्स मेरा सर्किट का इम्पिडेंस कम हुआ है। इम्पिडेंस कम हुआ है दैट मीन्स सर्किट में जो करंट है वो ज्यादा फ्लो होगा, इंक्रीज। ज्यादा होगा तो बल्ब में जो करंट है ज्यादा आएगा और बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तो आंसर वुड बी ए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, देखो कर पाते हो कि नहीं। टेक 3 मिनट्स। मैथ में तुम्हें जितने चैप्टर आते हैं उतने बहुत हैं, जो चैप्टर नहीं हो रहे उससे बढ़िया है कि तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपना टाइम स्पेंड करो।
कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसे केटीजी और थर्मो दोबारा पढ़नी है तुम्हारे बैच में से? कि जो सेकंड ग्रुप है उसमें केटीजी और थर्मो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें दोबारा पढ़नी है। क्या इधर भी निकल आए क्या? रविंदर को पढ़नी है दोबारा, और सौम्या, हाँ सौम्या तुम तो ऐड हो ना ग्रुप में। यस मैम। रविंदर तुम्हें पढ़नी है दोबारा केटीजी थर्मो? हाँ जी मैम। ठीक है, तुम्हारे ग्रुप पे मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, और तो किसी को नहीं है जरूरत? ठीक है, ओके। तो केटीजी की क्लास 2 जनवरी को होगी, तो अगर रविंदर फ्री हो तो बता देना, आई विल शेयर द लिंक। 2 जनवरी को मॉर्निंग में होगी, 10 बजे। छुट्टियां पड़ गई हैं कई बच्चों की, इसलिए रखी है। ओके, कम टू दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक कैपेसिटर हैज एयर एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। प्लेट्स का एरिया दिया हुआ है, दो इनके बीच में डिस्टेंस 0.6 सेंटीमीटर दी हुई है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आते हैं जिसका डिस्टेंस सेम, थिकनेस 0.6 होती है, एरिया भी सेम है, प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर देते हैं। कह रहा है कि किसी एक प्लेट को 0.2 सेंटीमीटर से मूव करने के बाद क्या होता है कि हमारा कैपेसिटर एज रिमेन सेम हो जाता है जितना पहले था। तो देखो, जो पहले वाला केस है इसमें कैपेसिटेंस कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ डाइलेक्ट्रिक रखा तो इसको तुमने 2 सेंटीमीटर खिसकाया तो थिकनेस इनके बीच में 0.8 हो गई। 0.6 के बीच में क्या रख दिया लाके? 0.6 के बीच में तो हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो ये तो डाइलेक्ट्रिक हो गया के, और ये मेरा है यहाँ पर एयर वाला पार्ट। तो यानी इसका जो भी सी डैश आएगा वो बराबर होगा सी के। ये सवाल है, तो सी डैश शुड बी इक्वल्स टू सी करना है। दैट्स इट। हो जाएगा जी। अब मुझे बताओ, ये सी डैश जो तुमने निकाला है, ये सी डैश कैसे निकाला है, किस किसने, क्या फॉर्मूला लगाया है सी डैश निकालने के लिए? के जो है डाइलेक्ट्रिक 0.6 सेंटीमीटर में है, एयर जो है 0.2 सेंटीमीटर में है। क्या आपने एयर और डाइलेक्ट्रिक का अलग अलग निकाल के दोनों को सीरीज में रखा है, ऐसे किया है? मैम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है मैम, ए हाँ, एप्सिलॉन नॉट आई टी माइनस ये टी माइनस, वेरी गुड। 1 यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास अगर टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक है, टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक होने के लिए हम सी डैश का एक फॉर्मूला है मेरे पास, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के, है ना? यस मैम। तो बस ये करना था, सी डैश इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट, कंप्लीट जो डी है वो 0.8 हो गया, थिकनेस 0.6 हो जाएगी, प्लस 0.6 अपॉन के, और यही सी डैश पहले वाले के बराबर था, यानी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 0. पहले 6 है तो 0.6 लिखोगे। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मर जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन यस मैम 0.2 प्लस 0.6 बटे के इक्वल्स टू 0.6। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना। के की वैल्यू आनी चाहिए तुम्हारी 1.5। 3/2 आनी चाहिए, विच इज योर 1.5। ठीक है,
आई होप सबने किया होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। देखो 4 कैसे करोगे। 4 में क्या कहा है कि मेरे पास कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेराड जिसका कैपेसिटेंस है 10 mm से उनको दूर किया गया है। एक में एयर है एंड एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मैंने फिल्ड कर दिया 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि अलग अलग है एज गिवन इन योर डायग्राम। देखो ये प्लेट है, इसमें 2 डाइलेक्ट्रिक फिल कर दी। यहाँ पर K की वैल्यू 2 है, यहाँ पर K की वैल्यू 3 है, इस तरीके से। ठीक है, दोनों के बीच में जो इनिशियल सेपरेशन है D वो 10 mm है। एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है कि जो भी फोर्स आएगा नया, न्यू फोर्स का मतलब है आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक, आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक द न्यू फोर्सेस बिटवीन द प्लेट इज 8 न्यूटन। ठीक है, 8 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। तो आपको बताना है कि सप्लाई वोल्टेज कितना होगा। सप्लाई वोल्टेज का साफ मतलब है कि भाई ये 2 प्लेट हैं, सिंपल सी बात है, 2 प्लेट आपस में किसी ना किसी बैटरी से तो जुड़ी होंगी। उस बैटरी का पोटेंशियल V जो भी है वो तुम्हें बताना होगा कितना होगा। कैसे निकालोगे बेटा, डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये जो फोर्स होता है जो कैपेसिटर की 2 प्लेटों के बीच में लगता है, यही लगता है ना। हेलो, Yes. यही ये फोर्स है जो लग रहा है। तो इसका मतलब देखो, अब 2 प्लेट हैं, अब ये दोनों पहले तो मुझे बताओ कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। मैम पैरेलल में। पैरेलल में है क्योंकि देखो जो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक 1 और जो डाइलेक्ट्रिक 2 है ये जुड़े तो एक ही प्लेट से है ना। देखो बने तो एक ही प्लेट से हैं, तो एक ही प्लेट से बने हुए हैं तो सिंपल सी बात है दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो यानी सी इक्विवेलेंट जो भी आएगा यहाँ से वो पैरेलल में आएगा। ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन दोनों का चार्ज तो अलग अलग होगा ना। अब जैसे मान लो तुम C1 निकालोगे, देखो मान लो ये कैपेसिटेंस 1 है और वो कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 2। कैपेसिटर C1 क्या लिखोगे, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। D कितना है, D तो रिमेन सेम रहेगा। क्या एरिया सेम आएगा अब की बार, एरिया सेम रहेगा बेटा। मैम A/2 हो जाएगा। हाँ A/2 हो जाएगा क्योंकि प्लेट की लेंथ आधी यूज हो रही है। फर्स्ट वाले कैपेसिटर के लिए आधी लेंथ यूज हुई ना, तो एरिया शुड बी A/2। तो अब ऐसे ही C2 का निकालेंगे। C2 में क्या लिखोगे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन एरिया इसका भी A/2। डिस्टेंस तो दोनों प्लेटों के बीच में सेम है, उसका डाइलेक्ट्रिक 3 हो गया। तो मैंने C1 C2 यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है जी, C1 C2 आ गए। C1 C2 आ गए। मुझे तो चार्ज चाहिए क्योंकि देखो मेरे को अगर फोर्स निकालना है Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बात देखूं, मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं, 2 कैपेसिटर हैं मतलब दोनों के पास चार्ज अलग अलग होगा। दोनों के पास चार्ज तो अलग होगा क्योंकि पैरेलल में है, चार्ज सेम थोड़ी होता है पैरेलल में। तो यानी मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी Q1 स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए बताओ ए क्या लिखना है, क्या ए पूरा लिखूं कि एरिया आधा लिखूं, क्या लिखना है एरिया। एरिया क्या होगा, ये C1 कैपेसिटर है तो और ये C2 कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर के बीच में लगने वाली फोर्स है ना, तो 2 प्लेटों के बीच में लगने वाली फोर्स तो कितना लगेगा भाई। ए का वैल्यू देखना, अभी बताएंगे क्या रखना है। अब निकालना है Q1 और Q2। तो Q1 किसके बराबर हो जाएगा, C1 इंटू V। अब दोनों तुमने बोला कि मैम किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा। C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 2 कट कर दो तो ये मेरा आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V। Q2 कितना आ जाएगा देखो, 3/2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V। तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। फोर्स कितनी दे रखी है, 8 न्यूटन। फोर्स 8 दी हुई है तो इसको 8 के बराबर लिख दो। Q1 स्क्वायर तुमने कितना निकाला है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की बेटा वैल्यू निकाल लोगे यही तो आसान रहेगा। देखो A की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर -4। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख लेना कि एप्सिलॉन नॉट मत रखो, एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज रख लो क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा ना।
डी कितना दे रखा है डिस्टेंस 10 mm, mm को मीटर में चेंज कर लेना 10⁻³ v एज इट इज कितना आया a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d की वैल्यू देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा ये 10⁻⁻² और ऊपर जाके 10⁻+2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय 25। एप्सिलॉन नॉट इंटू v अपॉन 25 थोड़ी आ रहा है, ये आएगा 4 इंटू 10⁻², एप्सिलॉन नॉट v, ये आया a एप्सिलॉन नॉट बाय d, है ना, यही तो आएगा 4 इंटू 10⁻², अगर 4/100 करोगे तो देख लेना क्या लिखोगे ना, 4/100 करोगे तो 2/25, 2/50 सॉरी, यानी 1/25 है ना, यस मैम। 25 एप्सिलॉन नॉट v, ये वैल्यू आई है Q1 की विद अब ऐसे Q2 आ जाएगा, तो Q2 देखो 3/2 है, तो 3 3/2 एप्सिलॉन नॉट बाय 50। मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10⁻², एप्सिलॉन नॉट v, 2 से 2 कट गया, ये तो ये आया 6 इंटू 10⁻², एप्सिलॉन नॉट v। Q1 Q2 में इसकी वैल्यू रखो एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो क्या आंसर आता है, कुछ बन रहा है, सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, मैं चेक करती हूँ आंसर कितना है। कैपेसिटेंस से जो क्वेश्चन आते हैं वो लेंथी होते हैं, और जितना सवाल देखने में आसान लगता है उतना होता नहीं है। फाइनल आंसर बोलो। ये 0.93 बनेगा, -4 में है तो 93 आ रहा है वोल्टेज, बन रही है वोल्टेज 93। एरिया क्या लिया है आप लोगों ने, यहाँ पे तो गड़बड़ करती है, नहीं एरिया 4 क्यों लेंगे, अब C1 C2 का एरिया 2 हो गया ना, हाफ a/2 लिया था ना अभी आपने दोनों का एरिया, तो अब ये वाली जो प्लेट्स हैं इनका एरिया a/2 है ना, तो इसके लिए भी यहाँ पर a/2 और यहाँ पर भी a/2 आएगा, तो एरिया तुम्हें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसीलिए ये क्वेश्चन लिया था कि ये याद रखना कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, फोर्स पूछता है दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो इनका एरिया आधा हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो प्लेट है ये कुछ अलग फोर्स लगाएगी, दूसरी वाली है उसका फोर्स कुछ अलग होगा, दोनों का फोर्स अलग अलग होगा ना अब दो हिस्से पे, तो इसीलिए यहाँ पर इनका इफेक्टिव एरिया लेंगे विच इज a/2 एंड a/2, ठीक है। अब अब आंसर रख के आराम से 93 आ जाएगा,
93 है या 94 है? 93 है, ठीक है। हाँ, आ गया। वही कल ही कराया मैंने ये क्लास में, और बच्चों को, आपको नहीं। हो गई कैलकुलेशन? कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन घर बैठ के कर लेना शांति से, कॉन्सेप्ट समझा दिया है। फिफ्थ वाला, 3 कैपेसिटर हैं, 25, 30 और 45 पैरेलल में कनेक्ट करे गए हैं। एनर्जी स्टोर्ड जो आता है ई आता है। एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करती हूं तो? क्या फॉर्मूला लगाओगे एनर्जी स्टोर्ड का? ई इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर पैरेलल में। यस मैम। पैरेलल में तीनों ऐड हो जाएंगे तो C इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 25 प्लस 30 प्लस 45, वोल्टेज कितना है? 100, तो 100 इंटू 100 हो जाएगी। कितना आया इसे सॉल्व करके देखो? 1/2, इनका एडिशन कितना बनेगा? 100। पूरा 100 हो जाएगा। 100 का यस मैम। हो गया, फिर अपॉन 2, तो यानी मेरे यहाँ से E की वैल्यू आई 100 का क्यूब बटे 2। अरे कौन आना चाहता है? ठीक है जी, तो ये हमारी E की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, इक्वेशन 1। आगे क्या कह रहा है? अगर मैंने इन कैपेसिटर को अब सीरीज में रख दिया, लेकिन सेम सप्लाई है, यानी वोल्टेज को आपने चेंज नहीं किया, सेम सप्लाई है, सेम वोल्टेज है, तो एनर्जी स्टोर्ड 9/x हो जाएगी। तो क्या करोगे अब? इन सीरीज में बेटा क्या करना होगा? छोटा सा चेंज करना है। क्या? एनर्जी किसके बराबर करनी है? आंचल किसके बराबर करोगे अब इन सीरीज में? सीरीज में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला, सौम्या आप बताओ क्या करूं मैं? मैम सी नेट निकालेंगे तो 1/25 प्लस 1/30 प्लस 1/45। ठीक है, आगे उसके हाफ CV स्क्वायर वाले फॉर्मूले में रख के वहां से E निकाल के इसमें पुट कर यही देंगे। यही 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 गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। कैसे रख दोगे हाफ CV स्क्वायर में? सीरीज में हर किसी के पास अपनी अलग वोल्टेज है ना, सीरीज में हर कैपेसिटर के पास वोल्टेज अलग है, ये फॉर्मूला सीरीज में नहीं लगा सकते। कि लगा सकते हो भाई? देखो यही तो छोटी छोटी गड़बड़ करते हैं बच्चे। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Q²/2C, क्योंकि चार्ज सेम है ना हर कैपेसिटर के पास सीरीज में ऐसे जुड़े हैं, चार्ज सब में सेम फ्लो होगा, लेकिन हर किसी का अपना अपना वोल्टेज अलग होगा। इसका V1, इसका V2, इसका V3, या तो V1 V2 V3 निकालो, तब हाफ CV स्क्वायर लगाओ, सही आएगा। हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर प्लस हाफ C3 V3 स्क्वायर। अब उससे बढ़िया है कि हम Q निकाल लें। Q कैसे निकालोगे भाई? Q कैसे निकलोगे? Q निकालोगे C इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज, है ना? यही तो निकालेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज। यहां से Q आ जाएगा मेरे पास, तो सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालो, वहां से मेरे पास टोटल Q आएगा। टोटल Q कितना है? फिर लगाओ इस क्वेश्चन को, C इक्विवेलेंट फाइंड करो। मैम 450/43। ठीक है, आगे करिए फिर। सही आया है, 450/43 बिल्कुल करेक्ट आया है।
तो मैं एनर्जी को क्या लिखूंगी, एनर्जी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये सी बेटा क्या है, ये सी देखो, मैं इस सी को सी इक्विवेलेंट लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, क्योंकि मैं तीनों का लिख रही हूँ ना। तो एनर्जी जो आएगी वो टोटल एनर्जी स्टोर्ड आएगी, तो यहाँ सी इक्विवेलेंट लिख लूं। तो क्यू स्क्वायर क्या हुआ, क्यू स्क्वायर हुआ सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू वी, 2 अपॉन सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट से एक सी इक्विवेलेंट मर गया, तो यहाँ क्या बचा, वी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी इक्विवेलेंट अपॉन 2। करेक्ट। वोल्टेज मेरे पास 100 ही रहेगी, वोल्टेज चेंज नहीं होगी। कैपेसिटेंस कितना निकाला था भाई, 450/3 कितना था, 43। मल्टीप्लाई 2, यही था सी इक्विवेलेंट। सॉल्व कर लो अब, यही था तो क्या लिखोगे, 2 को मैं यहां से कितने पे कट जाएगा, ये 2 नहीं, 2 मत काटो, 2 को 2 रहने दो। 43/450 था या 40 कितना था, सही लिखा है मैम यही है। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में देखो एनर्जी को लिखा है 100 का क्यूब बटे 2। मैम उसमें 100 क्यूब नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैम उसमें माइक्रोफैराड में है ना, तो 10⁻⁻6 भी आएगा एक्स्ट्रा। कोई नहीं, वो फिर नीचे भी तो आएगा, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट, ये भी तो फिर माइक्रो में आया है। मैम ई में बोल रहा हूँ, ई की वैल्यू। तो यहाँ पर भी वो फिर आ जाएगी माइक्रो में ही, नहीं फर्क पड़ेगा उससे। माइक्रो में, माइक्रो जूल में चल रही है ना, तो मेरी ई यहाँ पर, मेरे लिए ई का मतलब यहाँ माइक्रो जूल है, दैट्स इट फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, ई यहाँ पर हो जाएगी मेरे पास E/100 इक्वल्स टू 100 स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर जो 100 स्क्वायर बटे 2 आ रहा है, इसकी जगह लिख दो E/100। तो ये 100 स्क्वायर बाय 2 की जगह E/100 लिख दिया, मल्टीप्लाई 450 अपॉन 43। 100 से 100 कट गया, तो ये आया 45E अपॉन 430। ठीक है जी। और अब कैंसिल हो सकता है ये, 5 पे देखो, 5 पे हो जाएगा, 5 9 जा 45, और ये कितने पे गया, 5 8 जा 40, मैम 86 आ गया ना 86। तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आई ई डैश, वो किसके बराबर आई, 9E अपॉन 86। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 86। हाँ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 86 आ गई। तो यहाँ पर देखो, इसीलिए बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत आसान है, सीरीज में है, पैरेलल में करना है, तो हाफ सी इक्विवेलेंट वहां पर 1 C + C2 C3 था, यहाँ पे 1/C1 1/C2 करना है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, बट एग्जाम टाइम में गड़बड़ कराते हैं, तो ये याद रखना, हाफ CV स्क्वायर तभी लग सकता है जब पैरेलल में हो चीजें। ठीक है, सीरीज में हम ये लगाएंगे, इसको C इक्विवेलेंट लिख सकते हो। आगे बढ़ू, क्लियर हुआ सुमित, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो जाएगा, 6th क्वेश्चन हो जाना चाहिए भाई। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लो मेरे पास ये 2 पैरेलल प्लेट है, ध्यान से सुनो, इसका कैपेसिटेंस जो है 1.5 माइक्रोफेराड दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा 1/3 हो जाती है ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मान लो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, जैसे ही मैंने इन दोनों प्लेट्स को एक वायर से कनेक्ट किया, वायर से कनेक्ट करते ही विद इन अ टाइम 6.6 माइक्रोसेकंड मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, मैक्सिमम जो पहले E3 उसका E/3 हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई। तो पूछ रहा है ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे निकालेंगे। मैंने तुम्हें आरसी सर्किट में ये बताया है कि आरसी सर्किट में अगर करंट बढ़ेगा, सॉरी चार्ज बढ़ेगा तो क्या फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू Q0 E की पावर माइनस, बढ़ रहा है ना,
1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। कब था ये? जब चार्ज सर्किट में इंक्रीज होगा, राइट। इंक्रीज का फॉर्मूला ये था। डिके का क्या फॉर्मूला था? अगर चार्ज डिके होगा तो 1 माइनस नहीं आएगा। हाँ, चार्ज डिके का फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। सेम एलआर सर्किट में करंट के साथ होगा। एलआर सर्किट में क्या होगा? करंट का ग्रोथ और करंट का डिके होता है। तो एलआर सर्किट में आई का ये फॉर्मूला हो जाएगा, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। कब? ये भी डिके में है। तो अगर कोई चीज डिके हो या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो तो मेरे पास यही फॉर्मूले रहते हैं गिने चुने, या तो आरसी सर्किट आएगा या एलआर सर्किट आएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है कि डिके हो रही है। तो डिके हो रही है, इसका मतलब ई डैश शुड बी इक्वल्स टू ई। डिके के केस में कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी? ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। दैट्स इट। ई डैश कितनी हो गई? ई डैश हो गई आपकी E/3 मैक्सिमम का। किस समय पर? टी क्या है? टी वो टाइम है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ई डैश चलता रहेगा। टी वो टाइम है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ई डैश लिखा हुआ है। तो ये टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है क्या मुझे? 6.6 तो है ना, दिया हुआ है ना 6.6 दिया तो हुआ है। क्या मुझे टाउ दिया हुआ है? टाउ नहीं दिया हुआ। टाउ की वैल्यू क्या होगी? आरसी होगी ना। टाउ की वैल्यू आरसी होगी। तो एक काम करते हैं, अभी टी को लिखते नहीं है, टी को टी रहने देते हैं। माइनस टी बाय टाउ। क्या करें? ई से ई कर मर जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1/3 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। साफ साफ दिख रहा है। मुझे लॉग बोथ साइड करना है, लॉग बोथ साइड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे log 1/3 की वैल्यू ना देके log 3 की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका उल्टा लिख लो 1 अपॉन करके। तो 3 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर क्या हो जाएगी फिर? प्लस का टी बाय टाउ। यही हो जाएगा बेटा। अब मैं log बोथ साइड कर दूं। अब ले लो log बोथ साइड। बस खत्म सवाल। क्या हो गया? log 3 एक्सपोनेंशियल का log हट जाता है, किसके बराबर हो जाएगा? टी अपॉन टाउ के बराबर हो जाएगा। log 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.1। टी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6.6 अपॉन टाउ। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहां से 6। टाउ आ गया 6। नहीं, 1.1 टाउ टाउ इक्वल्स टू 6.6 अपॉन 1.1। पॉइंट से पॉइंट घट गया, कितना आया? 6 ही तो आया। टाउ टाउ 6 आ गया। टाउ की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है? आरसी। टाउ जो कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट, किसके बराबर होता है? आरसी के बराबर। इसका मतलब मेरा आरसी जो है वो किसके बराबर है? 6 के बराबर। कैपेसिटेंस मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना कैपेसिटेंस दिया हुआ है? 1.5। तो आर यानी रेजिस्टेंस ही निकालना था। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर आया? 6 अपॉन 1.5। कितना आंसर है? निकाल लेना। 4 मैम। ठीक है। तो ये तुम्हारे यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना आ जाएगा? 4 ओम। तो जब भी इस तरीके के सवाल आए, कुछ भी चीज घट रही हो या बढ़ रही हो, बस इसी कॉन्सेप्ट में लगाना है। सेम वोल्टेज के साथ भी आ सकता है। तो वोल्टेज भी घटेगी या बढ़ेगी, इसी रेशो में ही बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी रेशो में घटेगा बढ़ेगा। करंट, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा वोल्टेज, 4 चीज आती हैं। चारों के रिलेशन इसी टर्म में ही रहेंगे। ठीक है, याद रखना। 7th करो। क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर? A parallel plate capacitor of capacitance this is charged by a battery connected between its plates to potential difference of this. Parallel plate capacitance is charged by a battery connected to potential difference of 12 वोल्ट। ठीक है, पहले हमने 12 वोल्ट से कनेक्ट किया। कैपेसिटेंस C है। The battery is now disconnected
बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हटाया होगा तो ये किसी क्यू अमाउंट से चार्ज हो गया। क्यू किसके बराबर है? C इंटू वी। C 12.5, वोल्टेज इसका 12, तो ये इसका चार्ज स्टोर्ड हो गया। अब तुमने यहाँ से बैटरी को हटा दिया तो ये तुम्हारा कैपेसिटेंस है, जिस पे इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज, इस पर चार्ज Q है। बैटरी को हटाने के बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आए हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी है। अच्छा बताओ, अगर बैटरी हट जाती है तो पहले तो मुझे ये बताओ क्या क्या चीज कांस्टेंट रहती है और क्या क्या चीज चेंज हो जाती है। पहले बताओ, बैटरी रिमूव, फर्स्ट चार्ज सेम, यस यस मैम। चार्ज सेम रहेगा क्योंकि बैटरी नहीं है तो नया चार्ज कौन बनाएगा? कोई नहीं। सेकंड, बैटरी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। सेकंड, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अरे पोटेंशियल चेंज, ठीक है जी, बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना। तो अब कह रहा है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आए हैं जिसका K की वैल्यू 6 दी हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या आएगा आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज यानी फाइनल माइनस इनिशियल करना है। इनिशियली एनर्जी कितना हो जाएगा? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, इनिशियली हाफ CV स्क्वायर थी। फाइनली क्या लिखोगे बताओ? इनिशियली, अब फाइनली क्या सेम है? पोटेंशियल तो बदल गया, अब हाफ CV स्क्वायर नहीं लगा सकते तो फाइनल क्या लगाओगे? अब चार्ज सेम है तो अब लगाओगे Q स्क्वायर बाई 2, खत्म। C क्या हो जाएगा? C डैश, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, है ना। तो फाइनल अब कर सकते हो चेंज, डेल्टा E किसके बराबर आ जाएगा? फाइनल कितना है? Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर तो पुराने वाला ही रहेगा, ठीक है, यानी CV के बराबर लिख रही हूँ, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2। C डैश कितना हो जाएगा? 6 टाइम, तो 6 दूनी 12, इसको 12 कर दिया, और C डैश एज इट इज C के बराबर, माइनस पहले कितना था? हाफ CV स्क्वायर, गॉट इट। तो देखो इस C से ये C मर गया, तो ये कितना आया? क्या कॉमन ले लूं? हाफ CV स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हाफ CV कॉमन लिया तो यहाँ 1/6 बच जाएगा, यहाँ -1 बच जाएगा। 6 LCM ले लेती हूँ तो ये 6, इसका मतलब मैंने साइन अलग गलत वो ले लिए हैं, यानी जो फाइनली वाली होगी वो बड़ी होगी, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हाफ CV स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाएगा? 5/6 मॉड ले लेते हैं, ठीक है, मॉड ले लेती हूँ, 5/6 का मॉड, ठीक है जी। हाफ कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो सकता, कितना है बोलो? कैपेसिटेंस 12.5, वोल्टेज कितनी थी पहले? 12 मल्टीप्लाई 5/6। एक बार इसका आंसर निकालो, मैं मैच करती हूँ आ रहा है। पता चल गया ना कि चार्ज हटाने के बाद, सॉरी बैटरी हटाने के बाद अगर एनर्जी पूछी जाए तो किस में निकालेंगे? Q स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, क्योंकि चार्ज सेम है, ठीक है। बताना आंसर। दो से 6 पे कट गया, 6 से 6 कट गया, 12.5 इंटू 5 ये करना था बस। मैम वहाँ पे 20 स्क्वायर है ना? हाँ, हाफ CV स्क्वायर हमने एक ही बार लिया है क्या? वोल्टेज, हाँ Yes, ma'am. वोल्टेज की वैल्यू 12 है, तो एक बार और ले लो फिर, मल्टीप्लाई 12, लो मल्टीप्लाई 12। अब बताओ कितना आ रहा है? 750 आना चाहिए। Yes, ma'am. 750।
हाँ 750 आना चाहिए, आ रहा है 750, ठीक है, पीको जूल, ठीक है, पीको की वो वहां पर उन्होंने लगाई हुई है ये -10 की पावर -12 0, ठीक है। तो 750 आंसर है, आ रहा होगा, है ना। 12.5 मल्टीप्लाई 12 5, हाँ बढ़िया, ठीक है, समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस मैम। ये इजी लेवल में टैग है, तो देखो कैपेसिटर का इजी वाला क्वेश्चन भी इतना कैलकुलेशन वाला तो होगा। फिर आता है चार्ज स्टोर्ड वाला क्वेश्चन, देखो एक ये क्वेश्चन तो जरूर मिल जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में, तो 100% ये सवाल आ ही रहा है पिछले 3 सालों से, हर साल आता है, किसी एक शिफ्ट 2 शिफ्ट में हमेशा आएगा। इसमें क्या करना होता है, ये हमेशा स्टडी स्टेट का सवाल होगा, बंद कर दो, स्टडी स्टेट का ही सवाल होगा। स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है बोलो, स्टडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक कर देता है ना डीसी को, पढ़ा था अभी एसी वाले में कि कैसा इंपीडेंस देगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, है ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा तो जिस ब्रांच से कैपेसिटर जुड़ा है उस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा, तो ये वाली हट जाएंगी चीजें। तो सिंपल सर्किट बनाना है सबसे पहले कैपेसिटर को हटा के, तो कैपेसिटर को हटा के सिंपल सर्किट बन जाएगा, ये नामकरण कर लो, ए बी सी और ये डी पॉइंट, ठीक है, ये 4 ओम है और ये मेरा यहाँ पे 6 ओम है, ठीक है जी। ऐसे है, पूछा है कि C1 और C2 का चार्ज स्टोर निकालो, तो C1 यहाँ ब्रांच में है AC वाले में, और C2 जो है इस BC वाली ब्रांच में है। अब जब भी चार्ज स्टोर आए तो चार्ज स्टोर का फॉर्मूला ले, देखिए कैपेसिटर का एक ही है कि फॉर्मूला जो है मेरे पास Q इक्वल्स टू CV है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है यानी वोल्टेज निकालनी है। तो तुम्हारा जो काम रहता है यहाँ पर, काम ये है कि जैसे C1 जुड़ा हुआ है AD ब्रांच से, तो AD ब्रांच का पोटेंशियल निकालो कितना है, C2 जुड़ा हुआ है BC ब्रांच से, तो BC ब्रांच का पोटेंशियल निकालो कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है B और C का, निकाल सकते हैं ना, बहुत आसान है, आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को, हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन। सबसे पहले सर्किट का आर इक्विवेलेंट देखो क्या हो जाएगा, सब सीरीज में है कि पैरेलल में, सीधा करंट 4 ओम में गया, इस गैल्वेनोमीटर में जाएगा, गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस है क्या, अरे बीच में 2 ओम ऐसे, तो ये गैल्वेनोमीटर में गया ऐसे, और ये 6 ओम में गया, और ऐसे जाके सर्किट में करंट वापस आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ये एंटर किया था और ऐसे वापस आ गया, ये मैंने जो ये जोन बनाया है इस तरीके से करंट फ्लो करेगा जेड तरीके से, ठीक है। तो यानी सारे रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, 6 4 10 और 2 12 सीरीज में है ना सारे, तो आर इक्विवेलेंट देखो ऐड हो जाएंगे, 4 6, गैल्वेनोमीटर का भी है 2, तो 6 4 10 2 12, तो V इक्वल्स टू आई आर करो, V 6 वोल्ट है, करंट 12, करंट कितना आ गया 0.5 एम्पियर, तो हर किसी में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। C पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लो, 6 वोल्ट मान लो, है भाई, ये 6 वोल्ट से कनेक्ट है, इसका पोटेंशियल 6 हो गया, और ये जो ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है ये 0 से कनेक्ट है, इसका 0 वोल्ट हो गया, इसमें 0 पॉइंट यानी 1/2 का करंट जा रहा है, तो कितना रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, पोटेंशियल V इक्वल्स टू आई आर, कितना करंट जा रहा है इसमें 1/2, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना आया वोल्टेज 2 ओम, सॉरी 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट का 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, अगर 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ तो दूसरे पॉइंट पर कितना बनेगा भाई 4 आ गया, ठीक है। आगे यहाँ गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के पास कितना रेजिस्टेंस है 2, तो फिर क्या होगा देखो V इक्वल्स टू आई आर, फिर से करंट 1/2, रेजिस्टेंस कितना है 2 से 2 कट गया, कितना आया 1 वोल्ट, यानी अब कितने वोल्ट का ड्रॉप आएगा 1 वोल्ट का, तो इस पॉइंट का कितना पोटेंशियल बना भाई बताओ बेटा, 4 में से 1 घटाओ तो इसका कितना बनेगा 3 वोल्ट,
मेरे पास हर पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, तो C1 कितना लिखोगे? C1 का चार्ज दिया हुआ, सॉरी Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू वोल्टेज। C1 कितना है? 4, वोल्टेज देखो 6 और 3, पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, 6 में से 3 गए 3, तो कितना आया ये? 12 माइक्रो कुलाम। Q2 आ जाएगा, Q2 बताओ कितना लिखोगे? C2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 माइनस 0 यानी 4, तो ये था 6 चौक 24, 24 और 12, ठीक है कर लेना, तो ये आ जाएगा 2। C1 कितना था? C1 का 12 आ रहा है और C2 का 24 आ रहा है, तो 1/2। हाँ है, तो फिर ऑप्शन 4 ठीक है, 1/2। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसमें बस तुम्हारा एक ही मोटिव है, पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल निकालना, दैट्स इट। बाय हुक और बाय हुक पोटेंशियल निकालना है। गॉट इट? यस मैम। ये वाला करिए, ये वाला करो, ये तो बहुत आसान है, देखती हूँ कितना सही करते हो। The identical capacitors, one of them is charged, another is to hold the negative end of both of connecting together by the। इसमें देखो क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या लगा रहे हो इसमें? डायरेक्ट फार्मूला। हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला, वेरी गुड भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। क्या पूछा है? डिक्रीज इन एनर्जी। मैंने क्या बोला था? या तो चेंज इन एनर्जी पूछ लें, एक ही तो बात है, एनर्जी का चेंज, या हीट लॉस पूछ लें। मैंने फॉर्मूला लगाना है क्या? हाफ C1 C2 अपॉन C1 plus C2 into V1 minus V2 square। V1 माइनस V2 कब लगेगा? जब कैसी पोलैरिटी में जुड़ेंगे? सेम पोलैरिटी, यानी प्लस को प्लस से जोड़ा जाए, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा जाए, तो ये अगर अपोजिट पोलैरिटी यानी नेगेटिव एंड्स को पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाएगा तो बस क्या करने का? पॉजिटिव। V1 प्लस V2 कर देने का फॉर अपोजिट पोलैरिटी। फाइनल आंसर बताओ। ए ऑप्शन। है ना, ए आ जाएगा, चेक कर लेती हूँ फिर भी। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। ये वाला करिए सारे बच्चे, ये वाला हो जाएगा फिर। सेम ही कॉन्सेप्ट है, दोबारा नहीं करा रही इस वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, पर यहाँ से साफ पता चल रहा है कि सवाल देखो रिपीट हो रहा है। ये क्या चेंज कर दी? ठीक है, ये वाला बताइए कैसे करेंगे?
A parallel plate capacitor with separation 5 mm is charged by a battery. It is found that on introducing a dielectric sheet of thickness 2 mm while keeping the battery connection intact, मतलब बैटरी को हटाया नहीं है. अब बैटरी को हटाया नहीं है तो इसका मतलब V remains सेम. ठीक है, V जो है चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल सेम ही रहेगा बैटरी का, मतलब कैपेसिटर का. कैपेसिटर ड्रॉ 25% मोर चार्ज फ्रॉम द बैटरी देन बिफोर. भाई चार्ज तो चेंज होगा. Q इक्वल्स टू CV है. कैपेसिटेंस बढ़ा है और बैटरी जो है सेम है. तो सिंपल सी बात है, चार्ज को बढ़ना पड़ेगा. ठीक है, चार्ज बढ़ेगा तो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा शीट का, ये निकालिए. बहुत आसान है. कैसे करेंगे सौम्या? On introducing a dielectric sheet of thickness 2 mm. तो पहले कैपेसिटेंस किसके बराबर होगा पैरेलल प्लेट में, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और जो चार्ज स्टोर किया होगा वो Q इक्वल्स टू CV के बराबर होगा. ठीक है जी. When keeping the battery connections intact, the capacitors draw 25% more charge from the battery than before. पहले चार्ज Q इक्वल्स टू CV था तो Q डैश शुड बी इक्वल्स टू Q प्लस 25% ऑफ Q. नया चार्ज ये हो जाएगा. तो पहले Q की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, A एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D. ठीक है जी. पहले वाला चार्ज ये था ना 25%. तो मेरे पास 1 मिनट रुको, एरिया नहीं दिया हुआ हमें प्लेट का. K टाइम्स ऑफ CV हो जाएगा Q डैश. 25% कितना हो जाएगा, आ जा रहा है मैम इससे आंसर. किससे? Q dash is equal to Q plus 25% of Q. यानी Q डैश जो हो जाएगा वो बन जाएगा कितना, 5/4 ऑफ Q, है ना. ये हो जाएगा नया चार्ज. और Q डैश किसके बराबर होगा, Q डैश हो जाएगा K टाइम्स ऑफ CV which is equals to 5/4. Q किसके बराबर था, Q सिर्फ CV के बराबर था. CV से CV कट गया तो K सिर्फ 5/4 आ जाएगा क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता. कैपेसिटेंस KC टाइम्स डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द शीट. मैम कैपेसिटेंस चेंज भी होगा ना. हाँ तो कैपेसिटेंस KC टाइम कर तो दिया. मैम इसमें दूसरा मैम इसमें दूसरा नहीं है, सेपरेशन थ्योरी में है ना. थिकनेस वाला है. अच्छा एक सेकंड, इसमें डायइलेक्ट्रिक शीट लेके आए हैं ऑफ थिकनेस 2 mm. Q डैश इक्वल्स टू CV तो करेंगे बट कैपेसिटेंस K टाइम्स ही तो होगा C का. मुझे यहाँ C जो है वो C चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे C चेंज हो जाएगा. हाँ इसकी वजह से. तो देखो
ठीक है, Q डैश इक्वल्स टू 5/4 ऑफ Q। यहाँ पर हम Q डैश क्या लिखेंगे, Q डैश लिखेंगे हम C डैश इंटू V एज इट इज 5/4, Q जो रहेगा वो CV रहेगा, V से V कट गया, तो यानी C डैश जो आया वो आया 5/4 ऑफ C। ठीक है जी, यहाँ पर C डैश किसके बराबर बनेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K, करेक्ट। ये आ जाएगा 5/4 ऑफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये वाला, इससे ये लगा के देखना, इससे आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक भी तो ले आए और वो पूरी थिकनेस में नहीं आया ना। अच्छा देखो, ये मैंने, देखो बेटा सुनिए सुनिए सुनिए, जो K टाइम्स ऑफ C क्यों वैलिड नहीं है, K टाइम्स ऑफ C इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि सेपरेशन 5 mm थी और सिर्फ हमने 2 mm में ही रखा है। अगर ये पूरी 5 mm में ही रख देते ना हम, सुनियो, अगर ये पूरी 5 mm की थिकनेस में पूरे में हम डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर देते, तो मैं ये जो मैंने किया है ना C डैश, ये मेरा वैलिड होता और मेरी K की वैल्यू 5/4 आती, कोई गलत नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक पूरे में रखा होना चाहिए, तब C डैश किसके बराबर हो जाता है, K टाइम्स ऑफ C हो जाता है। कंडीशन क्या है, डाइलेक्ट्रिक शुड बी filled इन कंप्लीट थिकनेस, है ना, कंप्लीट थिकनेस में होना चाहिए। अगर कंप्लीट थिकनेस में नहीं है तो C डैश का बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला, गॉट इट। ये गड़बड़ कर दी थी, वो वहां पे 5 mm है और ये 2, ये देखा नहीं था। अब आ जाएगा यहाँ से, यस मैम। यस हाँ, मैम। तो बस ये एक इक्वेशन बनानी थी, Q डैश जो है 5/4 ऑफ न्यू Q हो जाएगा। मैथमेटिक्स था और थोड़ा सा फिजिक्स था। ठीक है, तो देखो कैपेसिटेंस को करते वक्त बहुत चीजें ध्यान में रखनी है, ये इसीलिए चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि एक साथ दिमाग में बहुत चीजें रखनी पड़ेंगी। तो जब ये चैप्टर सॉल्व करो पेपर में तो आंख नाक खोल के करना। इस वाले की करिए, फिर से लॉस ऑफ एनर्जी है, क्या करोगे यहाँ पे, फिर से क्या मैं वो फॉर्मूला लगा सकती हूँ, 1/2 C1 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। एक कैपेसिटर है जिसका V वोल्टेज है, इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, अनदर कैपेसिटेंस जिसका 2C है और वोल्टेज कितना है 2V, बस ये करना है। C दूसरा वाला 2C हो जाएगा, ये 3C हो जाएगा, सेम पोलैरिटी पे कनेक्ट किया है। 2V, इसमें अलग अलग निकाल के करना पड़ेगा क्या, क्योंकि इसमें मेजर नहीं है, प्लेट्स कैसे कैसे निकालेंगे, तो फिर इनिशियली निकाल लो कि इनिशियल वाले का कितना हो जाएगा, अकेला था हाफ CV माइनस कर दो, दूसरे वाले का अब कितना हो जाएगा, V कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, सुनो, यहाँ पर अब V कॉमन निकाल लेना, तो V कॉमन किसके बराबर आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है जी, तो 1/2 C V कॉमन का स्क्वायर प्लस 1/2 सेकंड का 2C V कॉमन का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 कैपेसिटेंस C ही था उसका, और ये V स्क्वायर माइनस 1/2 V कॉमन कितना आ जाएगा, CV प्लस 4CV अपॉन 3C 5/3 CV अपॉन C, यानी 5/3V आ गया है, तो सीधा ऐड भी कर सकती हूँ, 3C हो गया मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 3 3 जा 9V स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 1/6 मल्टीप्लाई 25 CV स्क्वायर है। 1/2 CV स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, E, तो इसको E में बनाने की कोशिश करो बेटा जी, E को E में बनाने की कोशिश करिए इसे।
25 को इधर ले आओ और 3 को इधर ले आओ, 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। तो E माइनस 25/3E, तो 3 एलसीएम ले लो, तो 3E में से 25 गया तो कितना बचा 23, 23/3E, 23/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 है, 23/3 आ गया ना। तो मैम 2 आ रहा है, क्या कह रहे हो, हमारा तो 2 आ रहा है कैसे, डायरेक्ट बस फॉर्मूले से। 2/3 आ रहा है क्या, ये एक मिनट, v कॉमन कितना है CV प्लस C2, 2 दूनी 4 और 5, 5/3 आया है ना ये। और किसका कितना आ रहा है भाई, तुमने इस वाले मेथड से नहीं किया, इससे 2/3 आ रहा है ना। संदीप कैसे किया है तुमने, चेक करते हैं एक बार आंसर, रुको। आर्यन क्या किया है, अभी आंसर नहीं निकला मैम पूरा। हम 2/3 आ रहा है क्या, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 2/3 आएगा। हाँ देखो दोनों सेम ही चीज है भाई बेटा जी, ऐसे है तो एक ही चीज, आंसर अलग अलग तो नहीं आना चाहिए। जो ये फॉर्मूला आया है 1/2 C1 C2, ये आया, ये फॉर्मूला डिराइव तो इसी चीज से ही किया है, तो आंसर तो सही आना चाहिए। या तो मैंने कैलकुलेशन में एरर करी है कहीं पे, C1 V कॉमन 5/3 V स्क्वायर, तो 1/2 2C, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, ये 3 पे कट गया, हाफ CV स्क्वायर माइनस 1/6 25 CV स्क्वायर 1/C। मैम आपने वो सी की जगह कॉमन ले लेना, वो पोटेंशियल इसलिए गलत आ रहा है। क्यों ये C है और ये 2C, अलग अलग करके करूं तब नो सही मैम, आ। मतलब आपने वी कॉमन ले लिया ना, लेकिन दोनों पे इंडिविजुअली तो अलग होगा पोटेंशियल। आपने कॉमन ही ले लिया दोनों का। तो बाद में कॉमन होगा ना, अगर तुमने दो अलग अलग कैपेसिटर्स जोड़े हैं तो बाद में तो कॉमन ही बनेगा ना पोटेंशियल भाई। मैम इंडिविजुअल एनर्जी तो अलग अलग होगी। आपने जैसे पहले वाला कैपेसिटेंस लिया, उसके बाद आपने नेट मतलब वी कॉमन आपने ले लिया है, आपको वो वी उसके रिस्पेक्ट में लेना चाहिए था जो सी के क्रॉस है। नहीं, क्या कह रहे हैं यार सुमित, अगर हमने दो अलग अलग कैपेसिटर लगाए हैं तो फाइनल उनका पोटेंशियल तो वी कॉमन बनेगा ना, कि नहीं। कॉमन ठीक आया है मैम। वी कॉमन से ही करेंगे, ऐसे इंडिविजुअल ले लेंगे तो फिर क्या फायदा, फिर तो जीरो ही आ जाएगी। वी कॉमन से ही करेंगे, देखो ये देखो, और ऐसी बातें करोगे ना मैं क्लास से निकाल दूंगी, ये बच्चों वाली बातें मैं। इनिशियल एनर्जी गलत आई है मैम आपकी, बाकी सही है। इनिशियली तो ई दिया हुआ है ना, इनिशियली क्या है, कैपेसिटेंस सी था, वो पोटेंशियल वी है, तो हाफ CV स्क्वायर में इसी तो माइनस करोगे। वो भी हमें निकालना पड़ेगा, वो 9/9 आएगा वो। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड पोटेंशियल वी हैज एनर्जी ई, तो पहले वाले की तो हाफ CV स्क्वायर ही तो है। It is connected to another capacitor of capacitance 2C and potential 2V. The loss of energy
ये हमारी 25/3 ई आई है ना, 25/3 हाफ सीवी स्क्वायर ई हो गया। ये मेरी 25/3 ई आई है। इनिशियली वाली में कुछ गड़बड़ करी है ना, मैम 9/2 आएगा मैम इनिशियल वाली। इनिशियल नहीं निकाली हमने। इनिशियल ओ ओ ओ ओ इनिशियल हमने सिर्फ एक ही ले ली ना। इनिशियल हमने सिर्फ कैपेसिटर 2C वाली नहीं निकाली ना, तो दोनों का एडिशन लेंगे इसमें भी, है ना। इनिशियल यहाँ पर एरर हुआ है इनिशियल वाले में। देखो निकाल तो तुम इससे भी सकते थे, जो ये फॉर्मूला है हाफ C1 C2 उससे सही आएगा। मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया क्वेश्चन, बट इट्स फाइन। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्या करोगे, इनिशियली जो C वाला कैपेसिटेंस था उसके पास कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर, और वो मुझे E के बराबर दे रखी है। दूसरे वाले के पास कितना हो जाएगा, हाफ, उसका कैपेसिटेंस 2C, उसका पोटेंशियल कितना है 2V का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 से 2 कट गया, नहीं 2 को रखो क्योंकि फिर हाफ में काम आएगा ना। हाफ C V स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8 है ना, तो ये हो गया 8V स्क्वायर। तो आया 1/2 8CV स्क्वायर। तो हाफ CV स्क्वायर को मैं E मान लूं, तो यहां से मेरी ये आई 8E। तो टोटल इनिशियल एनर्जी आई बेटा कितना, E 9 प्लस 8E विच इज योर 9E। ठीक है, ये 2C और 2V वाली इनिशियल एनर्जी हम लेना भूल गए, तो टोटल ये 9E हो जाएगी। तो हाफ CV स्क्वायर जो लिखा है ना, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हाफ CV स्क्वायर ही E है। तो अब इसको 9 में से घटाओ, ठीक है, तो क्या बचेगा 9E माइनस 25/3E। अब देखना 27 में से 25 गए तो ना, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आंसर। ठीक है, तो उस वाले फॉर्मूले से भी 2 ही आया था और ये पूरा करने के बाद भी 2 आएगा क्योंकि वो फॉर्मूला डिराइव ही यहाँ से हुआ है। तो तुम्हें ये सब नहीं करना, तुम्हें क्या लगाना है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्या लगाओगे बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, अदरवाइज देखो इतना लंबा क्वेश्चन करना पड़ेगा और हो सकता है कि चांसेस हो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए। तो लॉस ऑफ एनर्जी आए, एनर्जी का चेंज आए, हीट लॉस आए, तीनों केस में वही फॉर्मूला लगेगा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 C1 माइनस C2 का, सॉरी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। गॉट इट बेटा, क्लियर हुआ। और सुमित तुम्हारे कॉन्सेप्ट कैसे हिले हुए हैं, हाँ मैम मैं तो इनिशियल की बता रहा था। अच्छा, इनिशियल की बता रहे थे आप, तो फिर ये थोड़ी ना कहना था कि मैम कॉमन ही नहीं निकालेंगे, वो फाइनल के लिए तो निकालना पड़ेगा ना। मैं वही बता रहा था कि इनिशियल के लिए था वो। अच्छा, तो यहाँ पर वो कहते मैडम प्लस करना था आपको, ठीक है, 9E 8E। चलो ठीक है, 13th करिए, हो गया टाइम वैसे तो, है ना, टाइम हो गया। तो बाकी के देखो इसमें और क्वेश्चंस हैं, 13 14 15 जो कि नहीं करने हैं, 3 सवाल तो नहीं करने हैं। मैं तुम्हें 2023 का क्वेश्चन पेपर दूंगी, 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है फॉर कैपेसिटर, ठीक है सबको, क्योंकि सवाल बहुत आते हैं यहाँ से, और जैसे आप फर्स्ट टाइम एकदम से करते हो तो थोड़ी चीजें चैलेंजिंग हो जाती है। तो एवरीवन हैव टू बी सॉल्व 2023 PYQs, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।